हेलो स्टूडेंट्स। कहानी के दूसरे हिस्से में हम आ गए हैं। सूखी डाली। सूखी डाली हम एकांकी पढ़ रहे थे पहले वाले पार्ट में। तो उसका दूसरा दृश्य है, क्योंकि पहला दृश्य बहुत लंबा था। अभी तक आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा कि क्या क्या कहना चाहते हो, घर पे क्या चल रहा था। घर पर सब स्त्रियां आपस में एक दूसरे को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक दूसरे को नहीं, सिर्फ बेला को किया जा रहा है, क्योंकि वो उस घर में नई आई हुई है और उस घर के रहन सहन और वो तौर तरीके नहीं समझ पा रही है। उसका अलग परिवार से आई है। जब दूसरे परिवार में कोई जाता है तो वो उसके अनुसार उसको थोड़ा समय मुश्किल आती है। अभी अगला दृश्य क्या है कि अभी जब मैंने उस वीडियो में बताया है कि दादाजी का प्रवेश हो रहा है, तो इस वीडियो में जो दूसरा दृश्य शुरू हुआ है, वहां पर अभी हम देखते हैं कि क्या क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में आप समझ रहे हो तो अच्छे से समझ भी आ रहे हो कि हाँ वहाँ कौन कौन कैरेक्टर थे, अब भी क्या चलेगा। तो शुरू कैसे होता है, फिर वो दृश्य एक दिखाया जाता है कि वही बरामदा है। घर तो एक ही है ना, जो हमने पहले पार्ट में देखा। घर तो वही है। और जो एक जगह पे अभी जो तख्त है, वहां पर बिस्तर लगा हुआ है। और जो दीवार के सहारे दीवार के पास है, तो वहां तकिया मतलब पिल्लो भी रखा हुआ है। और वहां पर दादाजी बैठकर हुक्का पी रहे हैं। अभी हम यहाँ देखेंगे बार बार बच्चे हंसते होते हैं कि बार बार दादाजी हुक्का ही पीते रहते हैं, पर ये उनका सोचने का प्रोसेस होता है कि वो जब भी सोच रहे होते हैं तब हमें लगता है वो हुक्का गुड़गुड़ाना शुरू हो गए, हुक्का पीना शुरू हो गए। तो अभी यहाँ जब बैठे हैं तो उनका मंझला लड़का करमचंद, मंझला मतलब वही बीच वाला जो है, उनके पास बैठा है, उनके पाँव दबा रहा है। और बाहर जो वो दृश्य दिख रहा है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं और स्नानागृह यानी बाथरूम से पानी चलने की आवाज आ रही है। नलके से या टैप से पानी चल रहा है। और या तो फिर वो देख रहे हैं कोई तो बच्चा चला रहा है। और मतलब डिस्टरबेंस हो रही है उनको। और जो करमचंद है उनको थोड़ा वो गुस्सा भी आता है, मतलब एकदम से वो चिढ़ चिढ़ भी जाते हैं कि ऐसा वो कौन है अभी ऐसा चल रहा है। और दरवाजा जब पर्दा उठता है तो तब तक कुछ समय तक वही साउंड आ रही है, नलके की आ रही है, हुक्का गुड़गुड़ाने की आ रही है। उसी करेक्टर में जाओ, उसी दृश्य को अपने सामने रखो कि एक टैप चलने की आवाज आ रही है और हुक्का उसकी आवाज आ रही है। तो अभी करमचंद है जो चुपचाप बैठे हैं और उनको वो चीज इरिटेट कर रही है कि जो बाहर की आवाजें आ रही है। तो वहां से वो आवाज देते हैं जगदीश। यहाँ करेक्टर नहीं है, सिर्फ वो करेक्टर है, कोई घर का बच्चा है। और बोलते हैं कि अभी हम आराम करके करने के लिए बैठे हो। जॉइंट फैमिली नेचुरली वहाँ बच्चे तो होंगे, बेशक उनका डायरेक्ट एंट्री नहीं है इस एकांकी में, क्योंकि मुद्दा अलग है, टॉपिक अलग है। तो वहाँ बच्चों के डायलॉग्स ऐसे नहीं है। तो वो कहते हैं कि अभी तो खाना खाकर बैठे हो और तुम खटपट किए जा रहे हो, तो खेलने की आवाज आ रही, जॉइंट फैमिली है तो दादा हैं, वो अपना जो हुक्का पी रहे थे वो उसको कहते हैं कि खेलने दो ना बच्चों को। और फिर वो हुक्का वो मुंह को लगा लेते हैं। और और हंस रहे हैं वहां पे कि और यहाँ पे इंडिकेशन भी दिया जा रहा है कि एक जॉइंट फैमिली से अगर कुछ कोई अलग होता है तो वो कैसे फलता फूलता है। तो बोलते हैं कि वट की पूरी डाली लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं कि अगर किसी पेड़ की कोई ब्रांच, वट वृक्ष की स्पेशली, कई पर कई है जैसे मनी प्लांट वगैरह तो वैसे भी तोड़ के लगाते लगता है ना। तो ये वट वृक्ष की कहते हैं एक, जो बरगद का जो पेड़ है उसकी एक टहनी, एक डाली, एक ब्रांच, एक शाखा उन्होंने पेड़ पे लगा दी, उन्होंने आंगन में उगा दिया है, जमीन पे लगा दिया और उसे पानी दे रहे हैं और हंस रहे हैं। और कहते हैं कि बच्चे ये नहीं जानते ना कि पेड़ से टूटी हुई अगर कोई टहनी है, शाखा है, या उसकी कोई भी ब्रांच ऐसे टूट के अगर तोड़ के लगाई जाए तो उसको वो लगती नहीं है, वो सूखी जाती है। मतलब उसको दोबारा वो उग नहीं सकती। और कहते हैं ना कि बेटा कि एक बार जो वृक्ष से डाली अलग हो गई, फिर उसे लाख पानी दो, पर वो उसमें वो हरी नहीं होगी,
और कहते हैं हमारा पेड़ भी जो परिवार भी है वो एक बरगद के महान पेड़ की तरह है। कंपैरिजन यहाँ पे वो अपने परिवार का और बरगद के पेड़ का कर रहे हैं। और सोच भी रहे हैं कि अगर उसकी टहनी, अगर उसकी उसकी कोई भी ब्रांच अगर अलग से जमीन पे लगा दे तो उससे पेड़ नहीं बन सकता, वो वहीं वैसे ही सूख जाएगा। तो जब ये बात वो कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, तो करमचंद जो उनका मंझला बेटा है वहां वो बैठे बोल रहे हैं कि लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक टहनी, एक डाली अलग हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे किसके लिए बोला जा रहा है? परेश के लिए, क्योंकि परेश अ, और उसके जो वाइफ के इस परिवार में उसकी वाइफ का एक्चुअली परिवार में तालमेल नहीं बैठ रहा है, और परेश को मजबूरी में शायद ये डिसीजन लेना पड़े। करमचंद दादाजी को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो अभी दादाजी को एकदम टेंशन में आके बोलते हैं कि क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? तो करमचंद बोलते हैं कि शायद छोटा अलग हो जाए। छोटा मतलब परेश। तो दादा को एकदम से झटका लगता है ना कि वो तो जॉइंट फैमिली के हक में थे हमेशा। परेश पर क्या, उसे क्या कष्ट है? बोलते हैं उसको क्या तकलीफ है जो भी अलग होना चाहता है परिवार से। तो करमचंद बताते हैं उसको नहीं, पर छोटी बहू को, यानी उसकी वाइफ। वाइफ का क्या नाम है? हाँ बिल्कुल सही, बेला। याद हो गया आपको। कहते कि दादा बोलते कि मुझे किसी ने बताया तक नहीं। मुझे क्यों नहीं बताया? कोई अगर शिकायत थी तो मुझे बता देते। हालांकि अगर कहीं चोट थोड़ी सी लगे तो उसको दवाई लगा दी जाए, तो जो जख्म है, जो उसका घाव होता है वो उसपे वो ठीक हो जाता है। यहाँ परिवार से मतलब अगर कहीं मतभेद है, अगर कहीं किसी के विचारधारा नहीं मिल रही, तो हमें तब हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर ये बातें अगर बहुत बढ़ती गई, तब जो वो जख्म होगा वो भर नहीं सकता, कि उसका फिर वो इलाज ही नहीं रहता। दादाजी फिर कंपैरिजन वो परिवार से करेंगे, अगर किसी को कोई तकलीफ है या भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट की सकती है ना। तो सही भी कहते हैं वो। तो अभी करमचंद बताए कि बोलते हैं कि मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर जहां तक कहते हैं कि मुझे मेरा विचार है कि जो छोटी बहू है उसके मन में बहुत घमंड है। वो हिंट उनको पता तो है, पर दादाजी को बताने के लिए थोड़ा वो हिंट दे रहे हैं। और बोलते हैं कि जो मलमल के थान, जो मैं अभी बताया था ना कि रजाई के कवर, अभी रजाई तो अम, जहाँ आप देख रहे हो कहाँ-कहाँ यूज़, सर्दियों में, विंटर में जो रुई की बनी हुई, कॉटन की बनी हुई वो रजाई लेते हैं सर्दी से बचने के लिए। अभी वो बार-बार नहीं धोई जा सकती तो उसके कवर लगाए जाते हैं। तो कहते हैं कि उसने रख तो लिए हैं छोटी बहू ने, यानी बेला ने, पर उसको पसंद नहीं आए। और वो कहती है अपने मायके के जो घर है उसको वो बहुत बड़ा घर समझती है, और हमें वो नफ़रत की निगाह से देखती है, कि हमें वो अच्छा नहीं समझती। करमचंद दादाजी को बता रहे हैं। क्योंकि घर पे वो चर्चा चल रही थी ना, हमने पीछे देखा जो पहला दृश्य था, फर्स्ट सीन था, क्या उनका बहुत चर्चा आपस में औरतों में चल रही है, तो डेफिनेटली घर के जो आदमी है वहां तक भी बात पहुंची होगी। तो वो दादा बोलते हैं कि बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है, बड़प्पन तो अपने मन का होना चाहिए। कि अभी अभी वो बोल रहे हैं कि घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। अगर हम कि वो नफ़रत कर रही थी तो हम भी नफ़रत करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। और कहते हैं कि बहू तभी अलग होना चाहेगी कि जब उससे कोई नफ़रत कर रहा हो, कि हमें नफ़रत नहीं करनी। और अगर कोई उससे वो घृणा वो करती है तो उसको अगर हम प्यार से रखें, प्यार से रहें, तो अपने आप धीरे-धीरे जो नफ़रत है उसके दिल में वो कम हो जाएगी, और फिर वो इस परिवार में घुल-मिल जाएगी। अभी यहाँ फिर हुक्का गुड़गुड़ाते, फिर सोचते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो जैसे पॉज़ लेते हैं ना, वैसे करते हैं कि किसी से की महानता भी है, और किसी से बात मनवाई नहीं जा सकती, पर अपने जो बिहेवियर से उसको फ़ील करवाई जा सकती। अभी जो अब फिर वो पेड़ से उनकी कल्पना आ जाती है कि ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों तक नहीं बिठा सकता। कि एक जिस पे टहनियाँ नहीं है, पत्तियाँ नहीं है, अगर वो सीधा-सीधा बहुत लंबा भी हो जाए,
पर वो हमारे काम का तो नहीं रहता ना। पेड़ जो रहता है इसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, हरियाली दिखती है, वही हमें अच्छा लगता है। और वो भी कि पत्ते जब तक छाया नहीं देते, जब पत्ते उसमें शाखाओं में पत्ते नहीं लगते हैं और वो हमारी गर्मी नहीं हरते हैं, तब तक वो पेड़ भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमें कोशिश वो ये कर रहे हैं कि बेला को, जो उसके दिल में जो घृणा है, नफ़रत है, उसको प्यार से बदला जाए। अभी यहाँ पे भाषी, ये थोड़ा बच्चों का प्रवेश है, तो दादाजी मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। अभी बच्चों वो जो पेड़ वो बाहर लगा रहे हैं ना, तो वो दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन करने के लिए आए हैं कि उसने मेरा जो पेड़ लगाया था वो उखाड़ दिया। तो और बोलते हैं क्यों उखाड़ा मेरा पेड़? आपस में उनकी थोड़ा-सा एक अ, बच्चों का प्रवेश हुआ है और दादा हँसते हैं, कहते हैं कि भाषी भी लड़ो मत। और फिर करमचंद उसको वो वहाँ से मतलब उनको जाने के लिए भी, उनकी लड़ाई हटाने के लिए वो बोलते हैं। तो करमचंद वहाँ चले जाते हैं। अभी दादाजी फिर बैठ के सोचने लगते हैं और वहीं पे अभी परेश का आगमन होता है, कहाँ पे? दादाजी के पास। क्योंकि अभी वो करमचंद उनको वो बता के तो चले गए हैं। अभी परेश जब आते हैं तो दादाजी को हिंट तो मिल चुका है ना, तो अभी दादाजी डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे। तो उसने बोला कि आओ बेटा, और कहते जो मैंने कपड़े भेजे थे, वो देखना कि बहू ने धोए हैं या नहीं, और धोए हो तो कहते लेके आ जाओ, तो फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। अभी परेश थोड़ा शर्मिंदा होता है क्योंकि उसकी वाइफ ने वो कपड़े नहीं धोए थे, हमने पीछे देखा ना, कपड़े नहीं धोए थे। तो कहते कोई बात नहीं, नहीं धुले तो धुल जाएँगे, आओ। कहते पास बैठो, बैठो, और अपने पास बैठ बैठते हैं उसके, और दादाजी फिर सोच में गुम हो जाते हैं और परेश चुपचाप आके दादाजी के पास बैठ जाता है क्योंकि उसको बात करनी है ना। तो वो कहते अभी अभी दादाजी डायरेक्ट उसको बोलते हैं कि करमचंद ने मुझे बताया कि जो तुम्हारी वाइफ है उसको रज़ाई के जो कवर है वो पसंद नहीं आए, और ना ही वो जो मलमल का एकदम भारी कपड़ा जो रहता है ना, तो वो मलमल कॉटन का। तो अभी कहते तुम्हारे ताऊ ठहरे, मतलब जो बड़े उसके अंकल हैं वो ठहरे पुराने आदमी, कि पुरानी सोच वाले पुराने समय के हैं। अभी उनको नई फैशन की चीज़ें तो नहीं पता ना, तो बोलते कि ठीक है तुम अपनी वाइफ को ले जाओ बाज़ार और जो उसे पसंद आए उसे ले दो। तो दादाजी परेश तो ना नहीं कर सकता ना, कहता ठीक है। तो फिर दादाजी फिर बोलते कि मैं सोचता हूँ कि अभी बहू आ गई है, तो इंदू के दहेज का सामान, कि उसकी जो शादी करनी है तो उसके सामान भी तैयार करने के लिए उसकी हेल्प कर दें। यहाँ वो मतलब थोड़े उनसे उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परेश बोलते जी मैं इसलिए आया था, क्योंकि अब अभी परेश अपनी बात नहीं कह पा रहा ना, इतने बड़े परिवार में इतने बड़े आदमी से वो कैसे अपनी बात रखेगा। तो दादा बोलते हैं हाँ, हाँ कहो कि क्या बात है। तो अभी वो बताते हैं कि बेला का इस घर में मन नहीं लगता। तो दादा बोलते हैं कि हाँ, इतनी जल्दी लग भी कैसे सकता है ना, उसको तो आए भी थोड़े दिन हुए हैं। और फिर बेटा साथ में बोलते हैं कि मन लगता नहीं, लगाया जाता है। तो परेश बताता है कि उसको तो मन वो लगाती ही नहीं यहाँ पे ना। तो दादा उसे बोलते हैं हमें उसका मन लगाना चाहिए, कि उसका नहीं लगता तो हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और फिर वो बोलते हैं कि वो बड़े घर से आई है और अपने पिता की इकलौती बेटी है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है इकलौती बेटी है, तो वो हम उसके चरित्र की विशेषता में लिख सकते हैं बेला। और कहते कभी बहुत सारे परिवार में वो रही नहीं है, कि इतनी जॉइंट फैमिली में रही है, तो यहाँ उसको भीड़ लग रही होगी। और अगर कहते सब मिलजुल के उसका मन लगाएँगे तो लग भी जाएगा। तो परेश अभी वो अपनी बात कहता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता, कि घर की जितनी भी औरतें हैं, जैसे माँ है, ताई है, मतलब सब भी जो औरतें हैं, सब उसकी शिकायत करती हैं और ताने देती हैं कि तू भी उसके जैसा हो गया, जो आम फैमिलीज़ में होता है, वो यहाँ भी हो रहा है। तो सब, और इधर कहते हैं कि वो भी दुखी रहती है बेला, बोलती है कि सब मेरा मज़ाक उड़ाती हैं और मेरा टाइम भी खराब करती हैं।
प्रॉब्लम यह है कि बेला घर में अकेली थी, इकलौती बेटी है और एकल फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली जो बोलते हैं उसमें रहती है और यहाँ पे जॉइंट फैमिली है। तो उसे लगा ना कि बहुत क्राउडेड जगह है। तो उसको कैसे फ़ील होता है कि वो जैसे किसी अनजान लोगों के बीच में आ गई है, क्योंकि एक-दूसरे तो क्या और घर के सब उसका मज़ाक भी बनाते हैं। तो कहती है अभी परेश बोलता है आप मेरी माने तो, वो कुछ कहना चाह रहे हैं कि वो दादाजी को वो बताता है कि वो आज़ादी चाहती है। मतलब वो अकेले रहना चाहती है कि जहाँ पे उसको कोई क्रिटिसाइज़ ना करे, उसका मज़ाक ना बनाए। तो दादा अभी सोचने लगते हैं क्योंकि वो तो अलग नहीं होने देंगे ना। तो वे समझती है वह छोटी बहू है, अभी परेश बोल रहा है और सब उसको हर एक कोई इंस्ट्रक्शन देता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो जिस कारण वो यहाँ रहना पसंद नहीं कर रही। अभी दादाजी तो वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहे हैं और वो अपना अलग होना चाहती है, कि जहाँ पे उसे कोई ऐसी रोक-टोक ना हो, कोई उस पे क्रिटिसाइज़ उसको ना करे, कोई उसको मज़ाक ना बनाए, तो वो वहाँ यहाँ नहीं रहना चाहती। तो अभी वो दादा को बताता है कि उनका एक और मकान है, कि वहाँ पे वो उसको मतलब कि उसको वहाँ पे रख लेते हैं, दादाजी को। कहते हैं कि अगर उसका प्रबंध हो जाए, तो सारी कहती प्रॉब्लम खत्म हो जाएँगी, उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और मैं कैसे समझाऊँ? म क्योंकि बहुत वो झिझक के बोल रहा है ना, उसको बताना भी तो मुश्किल है कि वो अलग होना चाहता है। तो दादाजी बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि यही उपाय है क्या? क्योंकि यही तरीका है क्या कि उसको मकान दे दिया जाए अ, कि ठीक है और बेकार भी पड़ा है और पर कहते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ये नहीं हो सकता कि कोई अलग हो। कि मेरा ध्यान कहते हैं मैं जब यहाँ बैठा होता हूँ तो जैसे जॉइंट फैमिली की वो वहाँ बताते हैं कि मेरा जो सामने जो वट का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है जो बहुत पुराना है, मेरा ध्यान उसी की तरफ जाता है कि जो शाखाओं, पत्तों से, फूलों से, फलों से भरा रहता है। और इसी तरह कहते हैं कि जब ऐसा परिवार में ऐसा होगा, तो अभी मेरे कहते सामने ऐसा लगता है कि उसकी कि कहीं टूटने ना लग जाए। अगर वो सारे अलग हो जाएँगे, तो पेड़ एकदम बिना पत्तों के और सिर्फ़ एक स्टेम के जैसे वो रह जाएगा, कहते हैं कि जो सही नहीं है और कहते हैं मुझे डर लगता है उस चीज़ से। कहता है कि इस ये चीज़ मैं होने नहीं दूँगा, पर ये कोशिश करूँगा कि यहाँ इस घर में तुम्हारी पत्नी कौन है? बेला, किसकी? परेश की, कि उसको कोई भी तंग नहीं करेगा, कोई भी उसको रिस्पेक्ट उसको नहीं होगी, सब इज़्ज़त करेंगे और कहते हैं कि हमारे तो ये वो भगवान की कृपा है कि एक इतनी अच्छी पढ़ी-लिखी लड़की हमारे घर पे आई है, बहू आई है। तो क्या हम कहते हैं कि अपनी नासमझी से, मूर्खता से क्या उसे तंग हम करेंगे? तो कहते हैं कि अभी तुम जाओ, तो मतलब वो प्रॉब्लम के ऊपर सोचने लगते हैं। तो कहते हैं कि मैं इसका उपाय कुछ ढूँढ ही लूँगा। हाँ, अलग तो नहीं होने दूँगा कि कोई ना कोई मैं उस पे अपना तरीका अपनाऊँगा ताकि ऐसा ना हो। और परेश बोलता है ठीक है, क्योंकि जितना तंग वो हो रहा था, अभी उसके लिए तो मुश्किल था ना कि घर का वातावरण ठीक करना, आते तो उसकी पत्नी शिकायत करती है, घर पे वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है, घर की दूसरी औरतें उसका मज़ाक बनाती हैं। तो दादाजी उस अभी उसको परेश को बोलते हैं कि देखो तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि उसको कोई बुरा ना लगे। किसको? बेला। कि उसको ऐसी बात ना करो कि उसको लगे कि उसकी इंसल्ट हो रही है। अभी दादाजी बीच का रास्ता अपनाएँगे कि घर भी ना टूटे और सारे सैटिस्फाइड हो जाएँ। और फिर बोलते हैं कि जाकर कि शहर में जाके जो बेला के कुछ जो सामान उसको पसंद है वो खरीद लो और देखते हैं कि इसके बीच में मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा कि घर पे ऐसी सिचुएशन ना आए। तो परेश उनकी बात सुन के चले जाते हैं और दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। यानी कि
थॉट प्रोसेस उनका शुरू हो जाता है। तो दादा अभी आवाज़ लगाते हैं रजवा को, तो फिर 1-2 बार आवाज़ लगा के तो रजवा आती है और फिर दादा बोलते हैं कि छोटी बहू के अलावा सबको मेरे कमरे में भेज दो और बोलो कि कोई भी कोई काम कर रहा है, छोटी बहू मतलब बेला, तो उसके अलावा सबको यहाँ पे मेरे पास भेज दो और जाके कहना कि अभी बुलाया है थोड़े समय के लिए, पर जो भी काम कर रहे छोड़ के आ जाओ। तो रजवा बोलती ठीक है, मैं जाके सबको बोल देती हूँ। रजवा चली जाती है और अभी कमरे में दादाजी बैठे हैं और वही हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और घर के अभी उन्होंने मैसेज भेजा ना कि सारे यहाँ पे आओ, तो धीरे-धीरे आ जाते हैं और सब आकर वहीं पे कोई ऊपर-नीचे जहाँ जिसको कोई जगह मिलती है, वो बैठ जाते हैं। और दादा बोलते हैं कि इंदु कहाँ है? कि वो नहीं दिखाई दे रही। तो सबको अभी जब देखते हैं तो वो इंदु को आवाज़ लगाती है, शायद वो कपड़े धो रही है और इंदु बाहर से ही फिर बोलती है कि अभी आ रही हूँ, मैं नल पर थी, कपड़े धोने लगी। तो दादा सबको बिठाते हैं, कहते हैं कि मैंने आज स्पेशली किसी काम के लिए तुम लोगों को बुलाया है कि छोटी बहू का यहाँ मन नहीं लगता। अभी वो सीधा ही उनको बोल देते हैं तो इंदु बोलती है जी दादाजी। तो कहते हैं इंदु के अभी इंदु ने बीच में इंटरप्ट किया ना तो उसने बोला पूरी मुझे पूरी बात कहने दो कि छोटी बहू का यहाँ मन नहीं लगता, दोष उसका नहीं, कहते हमारा है कि अगर उसका यहाँ पे दिल नहीं लग रहा तो हमारी गलती है। वो एक बड़े घर की लड़की है और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और अकेली थी तो उसकी हर बात अपने मायके में मतलब अपने पेरेंट्स के घर में उसकी सुनी जाती थी और यहाँ पे वो केवल छोटी बहू है क्योंकि परिवार वहाँ अलग है ना, सिचुएशन यहाँ जॉइंट फैमिली, वहाँ अकेली लड़की थी और सब उसके घर पे उसकी मानी जाती थी। तो यहाँ पे वो सबसे छोटी है और हर एक की बात उसको सुननी पड़ती है। कोई भी हर एक को कोई उसका ऑर्डर करता है ये कर दो वो कर दो, तो ये नहीं होना चाहिए। कहते ये बात मुझे पसंद नहीं कि कोई भी आदमी किस पोज़ीशन पे है। पोज़ीशन यानी कि घर पे वो छोटा है, बड़ा है, वो नहीं, बड़ा वो होता है अपनी बुद्धि से और अपनी जो योग्यता कि उसको जितना वो क्वालिफ़ाइड है। अभी छोटी बहू चाहे बेशक वो उम्र में छोटी है, पर पढ़ी-लिखी वो उसको महानता देके मतलब घर पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम उसकी बात ना सुने और कुछ भी करते रहें। यहाँ वो सबको आदेश देते हैं कि सब उसकी बात सुने, उसको खुश रखें और जो उसका काम है, ये नहीं कि हर टाइम उसको ऑर्डर करें, आपस में बाँट लो और उसको थोड़ा-सा एडजस्ट होने दो, उसको समय दो और थोड़ा पढ़ने-लिखने के लिए क्योंकि वो पढ़ी-लिखी है, तो उसको वो भी आदत है, तो वो भी उसको समय दो। वो दूसरे वातावरण से आई, दूसरे घर से आई है, तो इसको यहाँ रहने के लिए कुछ उसको समय दो कि वो हमारे परिवार के जैसे हो जाए। और फिर वो समझाते हैं कि ये एक वही बड़ा कुटुंब मतलब परिवार है, एक महान बड़े पेड़ के जैसे और छोटी हो, बड़ी हो, डालियाँ उसकी सभी छाया को बढ़ाती हैं, कि एक छोटा पत्ता, बड़ा पत्ता ऐसे हो कि अगर छोटा बच्चा, बड़ा लोग जो भी हैं, इस परिवार को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इससे अलग हो जाए और फिर वो वार्निंग के जैसे भी देते हैं, प्यार से सबको समझाते हैं, साथ में वार्निंग भी देते हैं। ये वो बोलते हैं कि किसी ने अगर छोटी बहू का निरादर किया, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, उसका मज़ाक बनाया या उसका टाइम खराब किया, तो मैं इस घर से सदा रिश्ता तोड़ लूँगा कि अब तुम जा सकते हो। परिवार को भी जोड़ने के लिए वो हर चीज़ अब कर रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं और फिर वार्निंग भी दी है और सब वहाँ से उनको जाने के लिए वो बोल देते हैं, पर इंदु और मंजली बहू को वो बैठने के लिए वहीं बोलते हैं। मंजली बहू याद है ना कौन है? वो छोटी-छोटी बात पे हँसती रहती है। तो अभी उसको समझाने के लिए वो बोलते हैं कि मंजली बहू तुम अपनी हँसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो जो तुम्हें सहन कर सकते हैं। क्योंकि हर समय अगर तुम हँसोगी, मज़ाक बनाओगे कहते ये ऐसा ना हो।
बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हँसा जा सकता है। याद रखना ये चीज़ है कि जो हमारे सामने नहीं उसका तो हम उसका मज़ाक भी बना सकते हैं, पर घर पे बैठ के हम एक-दूसरे का मज़ाक बनाएँगे और ये गलत बात है। और कहते हैं कि जब तक वो उस परिवार को अपना ना मानने लगे तब तक तुम अपनी हँसी पे कंट्रोल रखो। और इंदु को बोलते हैं कि वो तुम्हारी जो भाभी है, पढ़ी-लिखी है, बहुत बुद्धिमान है और अच्छा कल्चर है और तुझे मतलब उससे भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसकी हँसी नहीं करनी, उसका रिस्पेक्ट करना और उससे ज्ञानार्जन मतलब उससे नॉलेज लेनी है। और तुम दोनों को कहते हैं कि मैं स्पेशली सावधान रहने के लिए अभी हम देखते हैं ना एक तो मंजली बहू हँसती रहती है और इंदु उससे झगड़ा करती है, उसका क्रिटिसाइज़ करती है। तो वो दोनों को इसलिए अलग से इंस्ट्रक्शन देते हैं और बोलते हैं कि जाओ, अभी मुझे शिकायत का मौका मत देना और एकदम वो ना जैसे रोने के जैसे हो जाते हैं। इस वो कहते हैं कि मुझे चाहिए कि सारे इकट्ठे रहें और वो इकट्ठे रह के प्रोग्रेस करें और सबका जीवन अच्छा रहे। तो फिर वो अभी इंदु से उनको सॉरी बोलती है और बोलती है कि आगे से मैं इसे शिकायत का मौका नहीं दूँगी और फिर वो भाशी, मल्लू, जगदीश सबको वो बुलाते हैं कि आओ तुम्हें कहानी सुनाऊँ। बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। तो भाशी दरवाजे में से झाँकता है क्योंकि हमेशा दादा वो ही कहानी सुनाते हैं ना, तो कहते हैं कि हम नहीं आएँगे कि आप हमें चाँद की, तारा की कहानी सुनाओ, चाँद-तारे की कहानी सुनाओ, तभी हम आएँगे। और उसकी बरगद के पेड़ की तो आप हमेशा कहानी सुनाते रहते हो। तो वो हँसते हैं और आते नहीं हैं। तो वो बोलते हैं कि फिर हँसते हुए दादा बोलते हैं कि यही कहानी कि जो हमेशा मिलके रहने की कहानी ही तो समाज का राष्ट्र का निर्माण करती है। यहाँ पे एक संदेश हमें दिया जा रहा है कि अगर हम मिलके रहेंगे तभी अच्छी देश के लिए भी अच्छा है और हमारे जीवन को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और हुक्का वो फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं। तो आगे की कहानी जो तीसरा दृश्य है, हम तीसरे वीडियो में। तब तक इस कहानी को आप पढ़ो और अच्छे से देखो। वैसे तो मज़ा ही आ रहा होगा कि कैसे-कैसे किसी को डाँट पड़ रही है, किसी को प्यार मिल रहा है, किसी को वो कैसे नफ़रतें खत्म करनी है। ये संदेश हमें यहाँ दिया जा रहा है। तो आगे का कहानी का पार्ट हम तीसरे वीडियो में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं बने रहना। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके सामने लेके आ रही हूँ। ओके? चलो, अभी के लिए बाय-बाय।